नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। इसमें जो आपका चैप्टर दूसरा है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, तो इस चैप्टर का आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट सेकेंड होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को पूरा हम 4 पार्ट में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो मैंने पार्ट 1 जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। पार्ट 1 का जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आज का जो वीडियो बच्चों हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है। ठीक है, पार्ट सेकंड में जो हम इस चैप्टर के जो है कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, फिर हमारा पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4 आएगा, उसमें हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इस पार्ट सेकंड का कि मौर्य साम्राज्य। ठीक है, देखो आपने इससे पहले बेसिक समझ लिया राजा किसान और नगर का कि हम जो है 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी के बीच में जो है राजा का, किसान का और नगर का क्या स्थिति थी, कैसी भूमिका थी, उन सभी को पढ़ेंगे। तो हम आज हमारा जो टॉपिक है ये है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। देखो, मौर्य साम्राज्य की जो समयकाल की बात करूं मैं तो 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक जो है ये साम्राज्य चल सका। ठीक है, मौर्य साम्राज्य को जो है भारत का बहुत ही बड़ा साम्राज्य और बहुत ही अखंड, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत साम्राज्य माना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो है मौर्य साम्राज्य से जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है, लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में। ठीक है, तो ध्यान से समझे इस टॉपिक को, बहुत ही ईजी है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला आपका पॉइंट है कि नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की गई। देखो, मौर्य साम्राज्य से पहले एक नंद वंश था। तो जो नंद वंश था ना, तो नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की गई। मौर्य वंश की जो स्थापना है वो स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैसे उसका नाम ही है चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसके नाम से रख दिया गया इस वंश को मौर्य वंश। ठीक है, लास्ट में मौर्य आता ना यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए वंश का नाम भी रख दिया गया मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने बताया मौर्य वंश की स्थापना कब की, कैसे की? तो घनानंद को हरा करके। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, देखो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। ठीक है, क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, ठीक है, इनके गुरु होते हैं चाणक्य। ठीक है, जिसे हम विष्णुगुप्त, कौटिल्य आदि भी नाम से जानते हैं, चाणक्य होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नंद वंश के जो अंतिम शासक होते हैं, जिसका नाम है धनानंद, इन्होंने जो है ना इनके गुरु यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का अपमान कर दिया, उनको अपमान कर दिया। तो जो है चाणक्य को अच्छा नहीं लगा और चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से जो है धनानंद को सत्ता से बेदखल कर दिया और जो है मौर्य वंश की स्थापना कर ली। ठीक है, मतलब देखो किसने ये सब करवाया? तो चाणक्य ने करवाया। ठीक है, चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता ली और जो है धनानंद को युद्ध में हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ये स्टोरी थी, आपने समझ गए? ठीक है, तो आप समझ गए जी मौर्य वंश का जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर किया था। ठीक है, आगे समझते हैं बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त जो मौर्य है इनके गुरु थे चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इनको इनके कई नाम है, कई लोग जो है इनको कौटिल्य भी कहते हैं, कई लोग इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, एक बार क्या हुआ, नंद वंश के अंतिम शासक, मैंने आपको बता दिया स्टोरी, आपको मैं एक बार दोबारा पढ़ के बताता हूँ। देखो, एक बार क्या हुआ कि जो नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, उन्होंने जो है मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का अपमान कर दिया। ठीक, क्या हुआ कि जो है धनानंद के जो है गुरु थे कौन? चाणक्य, तो उसका अपमान किसने कर दिया? नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, तो चाणक्य का अपमान किसने कर दिया? तो धनानंद ने कर दिया। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को हराकर सत्ता से बेदखल करके नंद वंश को समाप्त कर दिया। ठीक है, चाणक्य ने क्या किया कि जो जब चाणक्य का अपमान धनानंद ने कर दिया, आप सीधे समझो, देखो एक व्यक्ति है धनानंद, एक व्यक्ति है बी नाम का, मान सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य, और सी नाम का व्यक्ति कौन है? चाणक्य। तो धनानंद ने क्या किया, सी नाम के व्यक्ति यानी चाणक्य का जो अपमान कर दिया, चाणक्य को बुरा लगा, तो चाणक्य ने जो है बी नाम के व्यक्ति की सहायता लेकर के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता लेकर के दोनों के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, यानी कि ये धनानंद के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने धनानंद को हरा दिया और जो अपना नया वंश यानी मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना हो गई। जाहिर सी बात है, जब जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर दिया तो उसने जो है अपनी वंश की स्थापना की, जिसका नाम था मौर्य वंश। ठीक है, फिर मौर्य वंश की स्थापना हो गई। इसे हम चाणक्य नीति भी कहते हैं। ये जो नीति है ना,
इसको हम चाणक्य नीति कहते हैं। देखो चाणक्य नीति का मतलब क्या है, जो चाणक्य ने एक चाल चला, ठीक है। चाणक्य जो है वो खुद ही जो है उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने खुद जो है अपना स्थापना नहीं किया, उन्होंने खुद लड़ाई नहीं किया उससे धनानंद से, बल्कि जो है एक नीति बनाई, एक योजना के तहत जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता लेकर के धनानंद को हराया और उसके मौर्य वंश को समाप्त किया, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। चाणक्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि जो आज के समय जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट वैसा पुस्तक, ऐसा नहीं था, बल्कि जो है ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें जो है उन्होंने राजनीति के बारे में बताया था, ठीक है। उन्होंने जो है राजनीति के बारे में बताया था इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में, ठीक है। तो समझ गए आप ये मौर्य वंश के बारे में, कैसे इसकी स्थापना बहुत ईजी था। चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य का अपमान कर दिया किसने, तो हमारा अपमान कर दिया किसने, तो आपको होगा धनानंद ने। तो धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, अपने मौर्य वंश की स्थापना कर ली। और मौर्य वंश कब तक चला, तो लगभग जो है 150 वर्षों तक ये मौर्य वंश चला। 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। समझ गए आप मौर्य साम्राज्य के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे समझते हैं। देखो मौर्य साम्राज्य का शासन। देखो मौर्य साम्राज्य को भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, क्योंकि एक ऐसा पहला साम्राज्य ऐसा था जिसने जो है भारत को अखंड बनाया था। मतलब पूरे भारत पे जो है जिसने अपना शासन किया, और भारत ही नहीं, भारत के अगल बगल देश में भी उन्होंने अपना शासन किया। देखो मौर्य साम्राज्य की शासन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। देखो पश्चिमोत्तर का मतलब देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, यानी पश्चिम से लेकर के उत्तर तक में जो शासन किया था। देखो क्या है हुआ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो आप समझो, यहाँ विस्तार से आपको समझाता हूँ। देखो देखो क्या होता है, जो हमारे ये चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, ठीक है, मौर्य वंश, यहाँ पे मगध होता था, ठीक है। इन्होंने पहले मगध को जीता, मगध को जीतने के बाद जो है यहाँ पे इन्होंने शासन कायम किया। फिर धीरे धीरे पूरे भारत पे इन्होंने शासन फैलाया मौर्य साम्राज्य का। उसके बाद क्या क्या बच्चों, इन्होंने क्या कहते हैं, पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान, जो आप अफगानिस्तान देख रहे हो, और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो है आपको यहाँ पाकिस्तान के साइड यहाँ पे लिख जाएगा आपको बलूचिस्तान, ठीक है। यानी यहाँ तक पूरा क्षेत्र में जो है अपना शासन फैलाया। इसलिए जो है मैंने पूरे भारत में एक पहला ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत में अपना शासन फैलाया। इसलिए जो मौर्य वंश को बहुत ही महत्वपूर्ण वंश माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। समझ गए आप, ठीक है। अब हम समझते हैं, देखो ये मौर्य वंश इतना महत्वपूर्ण है, तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी इतिहासकारों को कैसे मिली। यानी मौर्य साम्राज्य की जो इतनी बड़ी साम्राज्य थी, इसकी जानकारी जो है, इसकी जानकारी की स्रोत क्या है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी की स्रोत क्या है, मतलब किन स्रोतों से जो है हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। देखो कुछ ऐसे साहित्य मिल गए थे जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया था। और दूसरा हमारा पुरातात्विक स्रोत। देखो पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये होता है कि जब इतिहास का कहीं पर खुदाई करते हैं तो उनको पुराने बर्तन, अभिलेख, प्राचीन स्तूप, इमारतें, मिट्टी के बर्तन, ये सब मिल जाते हैं, तो जिससे वो है अंदाजा लगाते हैं कि साम्राज्य में कैसा संचालन था, लोग कैसे थे और साम्राज्य कैसा था, वो अंदाजा लगाते हैं पुरातात्विक से, ठीक है। समझ लेते एक बार। देखो साहित्यिक स्रोत में हमारा क्या आएगा, बौद्ध और जैन साहित्य, ठीक है। आप सभी को पता है बौद्ध और जैन धर्म में जो है कुछ ऐसे साहित्य लिखे गए थे, उसमें जो है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य ने जो एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें भी जो है मौर्य वंश के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज ने जो है अपने एक इंडिका लिखी थी पुस्तक, उसमें मिल जाती है, ठीक है। मुद्रा अक्षर से मिल जाती है, और ब्राह्मण ग्रंथ से भी हमें जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है। देखो स्रोत का मतलब यही है कि जो मौर्य साम्राज्य है ना, उसकी जानकारी में मिलती किधर से, क्या कारण है, क्या बिंदु है, क्या पॉइंट है कि जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो ये सब कारण है, ठीक है। पुरातात्विक की बात करें तो प्राचीन भवन हमारे हो जाते हैं, स्तूप हो जाता है हमारा, इमारतें हो जाते हैं। जो प्राचीन भवन जो है, जो मिट्टी की धरती के नीचे होते हैं, जब इतिहास का वहाँ पे खुदाई करते हैं तो उनको पुराने भवन मिल जाते हैं, स्तूप मिल जाते हैं, इमारतें मिल जाती हैं, गुफाएं मिल जाते हैं, मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, जिससे भी जो है इतिहासकार ये पता लगा लेते हैं कि ये साम्राज्य कब था, क्या था, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। अभिलेख मिल जाते हैं, अभिलेख आप आगे पढ़ोगे, अभिलेख के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेख क्या होता है, अशोक के अभिलेख मिलते हैं, बहुत सारे अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे। अशोक जो है ना मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। मूर्ति कला से भी जो है हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत थे, इसको हम आगे समझते हैं बिल्कुल विस्तार से। देखो मैंने आपको बताया किस किस जानकारी मिलती है, आपको बताता हूँ। देखो जैन और बौद्ध साहित्य मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो साहित्य है ना, उससे भी जो है ना हमें मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है वो हमें मिल जाती है। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, इससे भी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है।
अर्थशास्त्र में राजनीति तथा लोक प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जो है यहाँ पे जो है राजनीति और लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ जो है वो वर्णन मिलता है इस पूरे पुस्तक में। ठीक है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, देखो यूनान का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इन्होंने एक इंडिका पुस्तक लिखी थी, यह भी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। जो ये इंडिका पुस्तक है ना, ये भी हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, पुराणों से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है, जो वेद पुराण है उनसे भी जो है हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब जो है स्रोत है, मतलब क्या चीज जिससे हमें जानकारी मिलती है, तो वो सब चीजें यहाँ पे स्रोत है। ठीक है, आगे देखिए, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में भी यह बताया गया है कि किस प्रकार से चाणक्य नीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आपको मैंने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो चाणक्य थे, तो जो चाणक्य ने जो है अपनी जो नीति अपनाई, चाणक्य नीति मैंने आपको बता दिया कि चाणक्य का अपमान कर दिया धनानंद ने, तो धनानंद ने अपमान किया, तो चाणक्य ने जो है उससे बदला लेने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता ली, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो है धनानंद को जो है युद्ध में पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ तथा धर्म शास्त्रों से उस समय के समाज तथा उसके नियमों का वर्णन मिलता है। देखो, ब्राह्मण के जो ग्रंथ थे और जो धर्म शास्त्र थे ना, उससे भी जो है ना उस समय के जो समाज है और जो समय के जो नियम होते थे ना, उनकी जानकारी में मिल जाती है। ठीक है, मौर्य काल के प्राचीन भवन, जो मौर्य काल के जो प्राचीन भवन थे, यह स्तूप से भी हमें जानकारी मिल जाती है। जो प्राचीन भवन है, जो स्तूप है, उससे भी जो है हमें कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे समझे तो मौर्य कालीन मिर्ड भांड यानी मौर्य काल के जो मिट्टी के बर्तन थे, उससे भी जो है ना हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। देखो, मिर्ड भांड यानी मिट्टी के बर्तन, देखो भांड यानी बर्तन, मिर्द यानी मिट्टी मृदा, यानी मिट्टी के बर्तन को हम जो है मृद भांड कहते हैं, आप ध्यान रखना। अभिलेखों से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जो अभिलेख थे, खास करके जो अशोक जो थे उनके अभिलेख थे, उनके अभिलेख से भी बहुत सारी हमें जानकारी मिल जाती है। अब अभिलेख क्या थे, अभिलेख का अर्थ क्या होता है, वो हम आगे समझेंगे, आगे वीडियो में विस्तार से। खास करके अशोक के जो अभिलेख है उससे भी जो है हमें बहुत ज्यादा मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जो मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण था, तो मौर्य साम्राज्य मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना कैसे हुई। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो मौर्य साम्राज्य है इसके जो है जानकारी की स्रोत क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मौर्य साम्राज्य है इसके प्रमुख शासक कौन थे, यानी जो पूरा मौर्य साम्राज्य है ना, इसके मुख्य यानी प्रमुख शासक कौन से थे। तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जो है इस मौर्य वंश की क्या की थी बच्चों, तो स्थापना की थी धनानंद को युद्ध में पराजित करके, इन्होंने स्थापना की। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ बेटा जिसका नाम था बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। और ये हमारा अशोक जिसका नाम है, ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, सॉरी यहाँ पे आएगा पोता, ये हमारा पोता है। समझ गया आप, मतलब स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। फिर जो है बिंदुसार आए, ये भी महत्वपूर्ण थे, और अशोक जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इन्होंने करीब 37 वर्षों तक जो है इस पूरे मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे अशोक। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे अशोक के अभिलेख के बारे में, अशोक का धर्म पढ़ोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे अभी जो अशोक है ये। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के। अब हम समझते हैं मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, यानी इतना बड़ा जो मौर्य साम्राज्य था तो इसमें प्रशासन भी तो होगा, एक नियम कानून कुछ तो होगा ना, तो उसके बारे में समझते हैं। देखो, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में जो है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, एक थी राजधानी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। ठीक है, देखो एक राजधानी थी और 4 हमारे थे प्रांतीय केंद्र, एक को राजधानी बना दिया गया और 4 थे कौन, तो प्रांतीय केंद्र थे। ठीक है, राजधानी की बात करें तो राजधानी हमारी थी पाटलिपुत्र जिसे हम पटना कहते हैं वर्तमान समय में, और 4 प्रांतीय केंद्र थे जो तो हमारे कौन, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी। ठीक है, समझ गए आप, इसको हम आगे समझते हैं बिल्कुल विस्तार से मैप में। ठीक है, देखो मैप में समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन। ठीक है, आपने इससे पहले क्या पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य में जो है 5 थे प्रमुख केंद्र। ठीक है, एक था हमारा जो है राजधानी जिसका नाम था पाटलिपुत्र जिसे हम पटना कहते हैं। ठीक है, 4 हमारे थे प्रांतीय केंद्र। तो इसको मैप में समझते हैं, मैप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो है मैप भी आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना होगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, तो देखो तक्षशिला ये हमारा कहाँ है, पाकिस्तान में, इस साइड आपको मिलेगा तक्षशिला। उज्जैनी जो है जिसको हम उज्जैन भी कह रहे थे, उज्जैन में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में यहाँ पे। तोसिल जो आपको मिलेगा उड़ीसा में, इस साइड आपको उड़ीसा में तोसिल मिलेगा।
सुवर्णगिरी आपको मिलेगा कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सुवर्णगिरी मिलेगा। और पाटलिपुत्र, ये जो राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, ये आपको मिलेगा पटना, यहाँ बिहार के साइड पाटलिपुत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये मैप में लोकेशन याद रखें, आपसे एग्जाम में जब मैप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो क्या समझे, आप यहाँ पे समझ गए कि जो मौर्य साम्राज्य थे इसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, एक राजधानी थी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र जिसे हम पटना कहते हैं, और 4 प्रांतीय केंद्र यानी तक्षशिला, उज्जैनी, तोसील और सोनगिरी। समझ गया आप, ये मैंने आपको मैप में बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे हम बात करें तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक ही जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेख के अनुसार मतलब एक ही जैसे संदेश हर जगह मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे जगह पे जो है मौर्य साम्राज्य यानी एक ही साम्राज्य का शासन था, ठीक है। तक्षशिला और उज्जैन दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है। आप देखो मैप में, एक बार आपको मैप में दिखाता हूं मैं, देखो तक्षशिला और उज्जैन, देखो तक्षशिला पाकिस्तान में है और उज्जैन जो आपका मध्य प्रदेश में। देखो कितनी ज्यादा लंबी दूरी जो है, ये व्यापार कितनी ज्यादा लंबी दूरी, देखो यहाँ तक्षशिला मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको उज्जैन मिलेगा, बहुत ज्यादा लंबी दूरी वाले जो है व्यापार मार्ग पर स्थित है ये केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है तक्षशिला और जो उज्जैन है वो दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। जबकि जो स्वर्णगिरी अर्थात सोने का पहाड़, स्वर्णगिरी का मतलब है स्वर्ण यानी सोना, ठीक है, स्वर्णगिरी यानी पर्वत यानी सोने का पहाड़ जो है वो कर्नाटक में सोने की खदानें भी उपलब्ध थी। देखो नाम ही सोने का पहाड़ यानी सोनगिरी, तो जो है कर्नाटक में जहाँ से सोने की खदानें मिली है, जहाँ से सोना मिल जाता था, जहाँ से जो लोगों को सोना मिल जाता था, ठीक है। यानी जो कर्नाटक, अब देखो यहाँ पे मैप में आपको कर्नाटक यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे जो सोने के पहाड़ मिले, ठीक है, जिससे जो सोना आसानी से मिल जाता था, ठीक है, लोगों को। समझ गए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों मार्गों से जो है आना जाना बना रहता था। जो साम्राज्य मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य है, तो इसके उचित संचालन के लिए जो है ना, जमीन हो गया और जो नदी यानी स्थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी जो है आना जाना बना रहता था, ठीक है। राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता था। आपको देखो राजधानी से, मान लो आपको मैं मैप में दिखाऊं एक बार दोबारा से, देखो आपका मैं दिखाऊं, देखो राजधानी ये है पाटलिपुत्र पटना, यहाँ से मान लो कहीं जाना है, तक्षशिला जाना है, उज्जैन में जाना है, कहीं भी जाना है आपको, कहीं भी जाना है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा दूरी है। अब कैसे जाते थे वो समझते, देखो देखो राजधानी से प्रांत तक जाने के लिए कई सप्ताह या कई महीने का समय लगता है, क्योंकि आपको पता है उस समय जो इतना विकास था नहीं, मतलब कि उस समय जो बाइक था नहीं, कार था नहीं, बस ट्रक था नहीं जो तुरंत चल जाएंगे। उस समय क्या था, बहुत ही कम सुविधा थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ऐसे में यात्रियों के विश्राम तथा खान पान की व्यवस्था की गई होगी। इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि उस समय जब इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था देश का, भारत का, तो जो है बहुत ज़्यादा महीने लगते होंगे लोगों को जाने में, समय महीने का या सप्ताह का समय लगता होगा। तो ऐसे में जो यात्री है, ऐसा नहीं पूरे महीने भर चलते रहेंगे, उनको जो है रेस्ट की जरूरत पड़ती होगी, विश्राम की आवश्यकता पड़ती होगी। तो यात्रियों के लिए विश्राम तथा खान पान की व्यवस्था भी की गई होगी। इतिहासकारों ने अनुमान लगा, जाहिर सी बात है की गई होगी इस व्यवस्था, ठीक है। सुरक्षा का कार्य जो है सेना को सौंपा गया था। जो भी सुरक्षा का कार्य था ना, वो सेना को सौंपा गया था कि आप जो है सुरक्षा करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे सेना की। आपने पढ़ा कि सुरक्षा कार्य जो है वो सेना को सौंपा गया था कि आपको जो है रक्षा करनी है जो भी यात्री आते हैं उनकी, ठीक है। तो देखो मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी। जो मेगास्थनीज जो थे यूनानी राजदूत, इन्होंने जो है इनके अनुसार जो है जो सैनिक गतिविधि थी, मतलब जैसे लोग आ रहे थे जा रहे थे ना, जिस प्रकार से कह सकते हो कि जो है संदेश को पहुंचाया जाता था, तो इनके लिए इनके अनुसार जो एक उप समिति थी और 6 जो उप समितियां थी, ठीक है। एक समिति और 6 जो है उप समितियां थी, जिसके तहत जो है ना इस ये कार्य को संपन्न किया जाता था, कहीं भी आना जाना आसान था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पास जो है अपनी एक विशाल सेना थी। मौर्य साम्राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध साम्राज्य था, और मौर्य साम्राज्य के पास जो है अपनी एक बहुत ज़्यादा विशाल सेना थी। अब हम बात करें कि समितियों के कार्य। आपने पढ़ा कि एक समिति थी और 6 अब उप समितियां थी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बताऊं, गतिविधियों के लिए एक समितियां थी और 6 उप समितियां थी, ठीक है। तो देखो समितियों के कार्य, समिति कार्य क्या था, 6 समिति थी ना हमारी। तो पहली समिति कार्य क्या था, नौसेना का संचालन करना, जो भी नौसेना है उसका संचालन करती थी। दूसरी समिति क्या कार्य था, यातायात खान पान संबंधी देखरेख करना। तीसरी समिति कार्य था
पैदल सैनिकों का संचालन करना, जो भी पैदल लोग आते हैं उनका संचालन करना, उनका देखरेख करना। चौथी समिति क्या कार्य था, तो अश्वारोही, जो भी घोड़े पर सवार लोग होते हैं उनका देखभाल करना। पांचवी समिति क्या कार्य था, रथारोही, जो रथ पे आते हैं उनका जो है देखभाल करना। और छठी समिति कार्य था हाथियों का संचालन, जो हाथी थे उनका संचालन करना, उसका देखरेख करना, उनको समय पर खाना पीना देना, ये सब काम कार्य था छठी समिति का। ठीक है, अब अन्य उप समितियों के कार्य की बात करें, जो उप समितियां थी, तो देखो उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध करना अन्य उप समितियों के कार्य थे। ठीक है, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये अन्य उप समिति के कार्य थे। ठीक है, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, ये भी अन्य उप समिति के कार्य थे। और सैनिक की देखभाल के लिए सेवकों को नियुक्त करना, जो सैनिक है उसकी देखभाल के लिए सेवक को नियुक्त करना भी जो है ये अन्य उप समितियों के जो है कार्य थे। ठीक है, आपने यहाँ पे समझा। अब हम समझते हैं अशोक का धम्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। देखो अशोक का धम्म, धम्म से आप जो है धर्म मत समझना, धर्म नहीं है ये। धम्म मतलब इसमें कुछ अच्छे विचार बताए गए थे जिसको अपनाकर जो है ना मनुष्य इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी सुखी रह सकता है। ठीक है, अशोक का धम्म क्या समझते हैं, देखो अशोक का धम्म है, पहला है, देखो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि अशोक का धम्म क्या, तो आपको सिर्फ ठीक जो है ये सारे पॉइंट बताने हैं। ठीक है, देखो पहला से बताया गया अशोक धम्म में कि बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना। अशोक धम्म में बताया गया कि जो बड़े हैं उनका सम्मान करना और सत्य बोलना, अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना, विद्वानों ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति रखना, अहिंसा का संदेश देना, सभी धर्मों का सम्मान करना, दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना, यह अशोक के धम्म में बताया गया। देखो धम्म में यहाँ पे मतलब यही है, कुछ ऐसे विचार बताए गए जिस विचार को मनुष्य यदि अपनाएगा तो उसका अभी का जो जीवन चल रहा है ना वो भी सुखी रहेगा और आने वाला जीवन भी सुखी रहेगा। आप ही सोचो, यदि आप इस रूल को भी आप फॉलो करोगे, बड़ों का सम्मान करोगे, सत्य बोलोगे, तो कहने कि आपका ही भला होगा ना, आपकी भी रिस्पेक्ट बनेगी समाज में, तो ये कुछ अच्छी बात है। ठीक है, आगे समझते हैं अशोक के धम्म के बारे में। देखो अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से जो लोग हैं वो इस लोगों का जीवन जो है इस संसार में और इसके बाद के संसार में भी अच्छा रहेगा। अशोक ने बताया यदि जो ये लोग हैं इस धर्म को अपनाएंगे तो उनका जीवन जो है इस संसार में भी अच्छा रहेगा और इसके बाद आने वाले संसार में भी बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन रहेगा। ठीक है, और धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम के अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। जो ये अशोक का धम्म है इसको कौन बताएगा लोगों को। ठीक है, जैसे मान लो आज के समय मान लो कोई न्यूज़ है उसको लोग तक पहुंचाना, जो टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन पहले ये सब सुविधा नहीं थी। तो पहले जो है इस धर्म के प्रचार के लिए, यानी ये जो विचार था इसके प्रचार के लिए, मतलब ये जो विचार है पूरे समाज में फैले, तो इसके प्रचार के लिए जो है धम्म महामात नाम के अधिकारी को नियुक्त यानी चुना गया था, उनको नियुक्त किया गया था और कहा गया था कि जो है आप गांव गांव जाओ और जो है इस पूरे धर्म का प्रचार करो। ठीक है, अब आता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मौर्य साम्राज्य का महत्व, यानी जो मौर्य साम्राज्य है इसका महत्व क्या है। आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत का आरंभिक इतिहास को लिखना शुरू किया तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का प्रमुख काल माना गया। आपने देखा प्रमुख काल क्यों मानते हैं, क्योंकि जो है ऐसा पहला साम्राज्य था जिसने पूरे भारत पे अपना शासन किया और भारत को अखंड बनाया, पूरे भारत को एक बना दिया। ठीक है, क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक अखंड भारत बनाया गया, मतलब पूरा एक भारत बनाया गया, एक जगह जो है पूरे एक ही मौर्य साम्राज्य का शासन पूरी जगह भारत में था। मौर्य काल की मूर्ति कला सराहनीय थी। मौर्य काल जो था ना हमारी, तो इसकी जो मूर्ति कला थी ना ये बहुत ज़्यादा मतलब सराहनीय थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, ये सब कारण हो जाते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जो है मौर्य साम्राज्य का महत्व था। समझ गए आप। ठीक है, आगे कुछ भी हमारे महत्व के पॉइंट है वो समझते देखो, और मौर्य साम्राज्य का महत्व क्यों था वही पॉइंट समझते देखो। मौर्य काल के राजा ने अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी। देखो मौर्य साम्राज्य में जो है ना क्या होता है कि जो राजा होते हैं ना अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ते, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य सिंपल नाम है, कोई बड़ी बड़ी उपाधि नहीं जोड़ी। ठीक है, इतिहासकारों ने अशोक को एक महान सम्राट माना है, और इतिहासकार जो है उन्होंने अशोक को एक महान सम्राट माना है, क्योंकि आप देख सकते हो अशोक ने जो है अपना धम्म दिया था, अच्छे विचार दिए थे, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, बहुत सारी चीज अशोक ने किया था। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहासकार के लिए अशोक एक प्रेरणा का स्रोत माना गया है। तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार होते हैं, जो मतलब अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उनके लिए जो है अशोक जो है एक प्रेरणा का स्रोत माना गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य मात्र 150 वर्षों तक ही चल पाया। आपको पता है 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ही चल पाया, नहीं लगभग जो हम कह सकते हैं 150 वर्षों तक जो है ये मौर्य साम्राज्य चल पाया। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये भारतीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने पढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण मानती, क्योंकि जो है ऐसा पहला साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को अखंड किया, पूरे भारत को एक बनाया। ठीक है, कौन, तो मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इसलिए इस मौर्य साम्राज्य को जो है भारत में जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में जो अपना फीडबैक जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।